वेलकम टू माय चैनल विकास तिवारी केमिस्ट्री एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिसिटी के। जैसे कुछ क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की क्वेश्चन। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन टेल्स अबाउट द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। तो आपको इनमें आर एन का जो आर एन का एन के साथ रिलेशन, मतलब कि रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन बताना है। देखिए वो रिलेशन होता क्या है, यहाँ से देखिएगा। जो रिलेशन होता है वो होता है आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। देखिए, तो जो आर एन होगा वो एन स्क्वायर की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन होता है। जेड जो होता है एटॉमिक नंबर होता है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इस हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए ये जो टर्म दिया गया है एम्फोटेरिक, इसका मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ऐसा ऑक्साइड जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह रिएक्ट करे, एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करे, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ZnO और SnO, ZnO एंड SnO। अगले वीडियो में हम इसका ट्रिक बता देंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड को आप पहचान कैसे सकते हो, तो अगले वीडियो में हम उसका ट्रिक डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज लेस स्टेबल। इसमें से ऐसा कौन सा एनायन है जो लेस स्टेबल है। अब ध्यान से समझिएगा कि देखिए स्टेबिलिटी कैसे आती है, जब हम अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं या फिर हमारा जो ऑर्बिटल है वो या तो कंप्लीटली फिल हो जाए या तो हाफ फिल्ड हो जाए। लेकिन जैसे जब बेरिलियम में आप देखोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 और 2s2। ये न्यूट्रल का होता है, लेकिन जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया ये 2p1 हो जाएगा। इसकी जो स्टेबिलिटी थी वो 2s2 में थी, लेकिन 2p1 में जाते ही ये अनस्टेबल हो गया। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं एल आई माइनस। एल आई का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मतलब 1s2 और 2s1 होता है, 1s2 और 2s1 होता है। जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये 2s1 से क्या हो जाएगा, 2s1 की जगह 2s2 हो जाए, ये स्टेबल हो जाएगा। ओ माइनस इसका होता है 2p4, 2p4 होता है। 2p4 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये 2p5 हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। और जो कार्बन है इसका होता है 2p2, 2p2 एक और जाएगा तो ये 2p3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जिसकी लूज हो रही है वो है बेरिलियम माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्टेबल था पहले, एक इलेक्ट्रॉन आने पर ये अनस्टेबल हो गया, यानी कि इसकी जो स्टेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा लूज हुई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेरिलियम माइनस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए स्टेबल होने के लिए या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या तो जो उसके ऑर्बिटल है चाहे एस पी डी एफ जो भी हैं वो कंप्लीटली फिल हो, और कंप्लीटली ना हो तो हाफ फिल्ड होने चाहिए, कंप्लीटली ना हो तो हाफ फिल्ड होने चाहिए। अगर हाफ फिल्ड से वो कंप्लीटली फिल होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन अगर वो मतलब फुलफिल्ड होने के बाद वो मतलब उन इलेक्ट्रॉन लूज या एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन फोर्थ सबसेल एंड 4p फोर्थ सेल एंड 4p सबसेल। देखिए अब जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल की बात जब करते हैं तो वो इक्वल टू होता है एन स्क्वायर के। और देखिए एन की वैल्यू यहाँ पे 4 दी गई तो हमारा कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो हमारे में देखिए अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से जाते हैं तो आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बट हमें अभी आप दूसरा निकालना है 4p सबसेल के लिए, हमें इसके लिए भी निकालना है। देखिए हमारा ये जो 16 ये तो हो गया कि जो फोर्थ सेल में किसी भी सेल में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वो इक्वल टू होता है एन स्क्वायर के। एन क्या होता है मतलब किस सेल में आप हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे फोर्थ सेल दिया गया था। अब अगर 4p में देखें तो देखिए जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है सब सेल में, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है सब सेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन
सबसेल। सबसेल में जो ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला होता है वो होता है 2l+1। और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि l की वैल्यू SPDF के लिए कैसे होती है। देखिए 4p है, यहाँ पे l की वैल्यू 1 होगी, तो 2 × 1 + 1 ये वैल्यू आ जाएगी 3। और एक चीज़ आपको पता है कि जो एक यानी एक ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं, यानी कि अपोजिट स्पिन में होते हैं। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 है तो 3 ऑर्बिटल में कितने होंगे, 3 × 2, और ये आंसर आपका आ जाएगा 6। देखिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल 4p, यानी 4p सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। तो इसके लिए कितना आया था, 16 आया था, और इसके लिए कितना आया था, 6 आया था। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये फार्मूला याद रखिएगा कि सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फार्मूला होता है वो n² होता है, और सबसेल में जो पहले आप ऑर्बिटल का निकालोगे, ऑर्बिटल का फार्मूला होता है 2l+1। उसके बाद आप यहीं से अगर डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इसी में नंबर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए व्हाट इज द जेड स्टार फॉर द s and d इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक रिस्पेक्टिवली। देखिए ये होता है जेड इफेक्टिव, ये होता है जेड इफेक्टिव, और किसी भी चीज़ का जेड इफेक्टिव निकाला जाता है यस या डी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जो देखिए जेड इफेक्टिव का जो फार्मूला होता है वो होता है जेड माइनस सिग्मा। देखिए सिग्मा क्या होता है, ये एक सील्डिंग फैक्टर होता है। सिग्मा क्या होता है, एक सील्डिंग फैक्टर होता है। देखिए अब इसकी जो वैल्यू होती है वो देखो एस के लिए, इसका जो जैसे कि एस के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो 0.35 होती है, और डी के लिए, और डी इलेक्ट्रॉनों के लिए 0.85 होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर एक वीडियो में समझाएंगे कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आयनिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट ए। देखिए जो आयनिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियस के लिए आप बस इतना याद रखिएगा कि निगेटिव ज़्यादा होता है न्यूट्रल से, और वो ज़्यादा होता है पॉजिटिव से। ठीक, ये यही ऑर्डर होता है कि मतलब जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा उसका आयनिक रेडियस होगा, और जितना ज़्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम उसका क्या होगा, आयनिक रेडियस होगा। तो अब इस चीज़ आप से जान सकते हो कि अब जितना ज़्यादा चार्ज, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा रेडियस, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम रेडियस। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हो। देखिए अगर हम ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे माइनस को, यहाँ पे जो निगेटिव चार्जेस को सबसे कम बताया गया, तो ये तो हमारा गलत हो गया। यहाँ पर भी सबसे कम बताया गया तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी सबसे कम बताया गया तो ये भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए निगेटिव का सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल, फिर 1 पॉजिटिव, फिर 2 पॉजिटिव। लेकिन हमारा ये जो ऑप्शन होगा ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बस इतना याद रखिएगा कि निगेटिव का आयनिक रेडियस ज़्यादा होता है न्यूट्रल से, और कम होता है पॉजिटिव का। ये जो हमारा होता है इसको आप याद रखिए, तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अब जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका आयनिक रेडियस बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही कम उसका आयनिक रेडियस बढ़ता जाएगा। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है जो उनका शील्डिंग पावर होता है, या फिर जो न्यूक्लियस में बैठे हुए प्रोटॉन का जो पावर होता है, ट्रैक्शन पावर, उसकी वजह से होता है। चलिए ये हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, ए ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। among the following pair which have nearly the same ionic radius। देखिए जो नियरली सेम आयनिक रेडियस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम बात करते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से बात करते हैं कि किसका जो आयनिक रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा। अब देखिए जैसे जर्कोनियम और हॉफनियम है, देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसका तो हो नहीं सकता, इसका तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 3p का है और ये 4p का है, ये 3p का है, सॉरी ये 2p का है, ये 2p का है, और ये 3p का है। ठीक, अब अगर हम बात करें बोरान और एल्युमिनियम का, तो इसका भी नहीं हो सकता, बोरान और एल्युमिनियम का इसका भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी 2p का है, ये भी 2p का है, और ये 3p का है। बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम इसका भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बेरिलियम जो होता है ये 2s का होता है, और मैग्नीशियम जो होता है ये 3s का होता है। ये किसका है, ये 2s का है, और ये 3s का है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, इन तीनों में हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, यानी नाइट्रोजन उसके नीचे फास्फोरस, और हमें पता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करती है तो आयनिक रेडियाई भी बढ़ती है, आयनिक रेडियाई भी बढ़ती है। लेकिन अब देखिए जर्कोनियम और हॉफनियम में, देखिए जर्कोनियम और हॉफनियम में अगर आप देखेंगे, देखिए जो जर्कोनियम और हॉफनियम होते हैं, ठीक, जर्कोनियम होता है 4d का,
जर्कोनियम होता है 4D का और हॉफनियम होता है 5D का। अब आपको सोचेंगे कि इसमें भी तो वही, आप इसमें भी तो वही होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं 4D 5D जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो साइज होती है वो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसी 5D से पहले ही आता है क्या, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड सीरीज होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन से इन दोनों की साइज जो होती है वो नियरली सेम होती है। तो ये जर्कोनियम और हॉफनियम की जो आयनिक रेडियाई होगी वो नियरली सेम होगी ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू की तरफ चलते हैं कि अमंग द फॉलोइंग आयन विच हैज हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो आयनिक मोबिलिटी है वो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो अब देखिए अगर मोबिलिटी को ज़्यादा रखना है तो हमें हाइड्रेटेड, मतलब वो हाइड्रेट कम होना चाहिए, मतलब हाइड्रेट कम होना चाहिए। तो पहले हम हाइड्रेशन की जो कंडीशन होती है उसको देख लेते हैं। तो अगर चार्ज ज़्यादा हुआ, अगर चार्ज ज़्यादा हुआ, ठीक, और साइज जो है आयनिक रेडियाई की वो कम हुई, तो वो मोर हाइड्रेटेड होगा, मोर हाइड्रेटेड होगा, ठीक। और अगर वो मोर हाइड्रेटेड हो, जितना ज़्यादा वो हाइड्रेटेड होगा तो उसकी जो आयनिक मोबिलिटी होगी वो उतनी ही कम हो, वो उतनी आयनिक मोबिलिटी उसकी कम होगी। तो अब देखिए पहले देखिए चार्ज किस में सबसे ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि बी वाले ऑप्शन Mg2+ में चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो अगर चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा, और अगर ये ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा तो इसकी जो आयनिक मोबिलिटी होगी वो कम होगी। अब देखिए आपको ये समझ में आए, तो अब अगर हम इन तीनों की बात करें, अगर हम देखिए ये होता है LiNA, सॉरी देखिए LiNA और के। देखिए जब टॉप टू बॉटम आप जाते हैं तो साइज होती है वो इंक्रीज करती है, और देखिए चार्ज इन सब पे सेम दिया गया है, चार्ज सब पे सेम दिया गया है, और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करेगी, और जब साइज इंक्रीज करेगी, जब साइज इंक्रीज करेगी तो जो हाइड्रेटेड, मतलब हाइड्रेशन टेंडेंसी टू हाइड्रेट होगा वो कम होगा। अब पीछे आप देख चुके हैं कि अगर साइज, मतलब हाइड्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, चार्ज हाई होना चाहिए और आयनिक रेडियस कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पे आयनिक रेडियस बढ़ रहा है, और जब आयनिक रेडियस बढ़ता है तो उसकी जो टेंडेंसी टू हाइड्रेट होती है, मतलब हाइड्रेट की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और जब हाइड्रेशन की टेंडेंसी कम होगी तो आयनिक मोबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेट, देखिए जो हाइड्रेट की टेंडेंसी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, एक डिपेंड करती है चार्ज पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक रेडियस के साइज पे, ठीक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक मोबिलिटी के। तो आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो, आप एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि देखिए अगर किसी की साइज़ ज़्यादा है तो उसकी आयनिक मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी। आप इससे भी रिलेट कर सकते हो, अगर साइज़ ज़्यादा हुई, अगर साइज़ ज़्यादा हुई तो आयनिक मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर किसी पे चार्ज बहुत ज़्यादा है तो उसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी, ठीक। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला, यहाँ हमें देखने को मिला कि K+ का साइज सबसे ज़्यादा था, इसीलिए इसकी जो आयनिक मोबिलिटी थी, मतलब इसकी जो टेंडेंसी टू हाइड्रेट थी वो कम थी, इसलिए इसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज और एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, देखिए चाहे आप एटॉमिक साइज या आयनिक साइज, मतलब जो आयन है उसकी आयनिक साइज और जो एटम है उनकी एटॉमिक साइज। अब देखिए K+, Ca2+, Fe2+, एक चीज़ आप पीछे भी देख चुके हैं, एक चीज़ आप पीछे भी देख चुके हैं। अब देखिए Ca2+, Fe2+, Na+ Mg2+, S2- O2- AS3-, यहाँ पे जो Cl, Mg और Ca दिया है इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी। अब देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में पहले इन दोनों का देख लेते हैं, Mg और Ca का, Mg और Ca का। देखिए Mg कुछ इस तरह से पाया जाता है और Ca यहाँ पाया जाता है और Ca यहाँ पाया जाता है, ठीक, और क्लोरीन इसके सामने पाया जाता है। तो इस हिसाब से सबसे बिगर साइज किसकी हुई, टॉप टू बॉटम देखिए यहाँ जा रहे हैं तो इसकी साइज कम हुई। पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, अगर तो आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज होती है वो क्या होती है, साइज डिक्रीज करती है, लेकिन जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और यहीं आता है क्लोरीन, और यहीं क्या आता है, क्लोरीन आता है। तो इधर आप गए तो साइज डिक्रीज हुआ, इधर आप आए तो साइज इंक्रीज हुआ, तो मतलब सबसे ज़्यादा साइज इसकी होगी, फिर इसकी होगी और फिर इसकी होगी। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक।
अब याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में जब भी आप टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इधर जाने पे जो आपकी जो एटॉम की साइज होती है वो डिक्रीज करती है और इधर आने पे जो उसकी साइज होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक साइज ऑर्डर ऑफ दीज स्पीसीज इज करेक्ट। ठीक, मतलब कि इनमें जो आयनिक साइज का ऑर्डर है इनमें से किसका सही है, इसमें से किसका सही। अब देखिए मोर द निगेटिव चार्ज ऑन स्पीसीज मोर विल बी द रेडियस, मतलब निगेटिव चार्ज जिस पे जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा उस पर निगेटिव चार्ज होगा उतना ही उसका ज़्यादा रेडियस होगा, और मोर द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज स्मॉलर विल बी द रेडियस। देखिए अब देखिए S2 माइनस पहले ऑप्शन में दिया है S2 माइनस, तो 2 माइनस पहले दिया है 4 माइनस बाद में, क्योंकि क्या होना चाहिए था, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अभी अभी हमने बताया कि जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा रेडियस, ये तो हमारा गलत हो गया। देखिए Mn+7 Mn, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज डिक्रीज करेगी। इधर देखिए यहाँ भी वही हाल है कि न्यूट्रल को बड़ा बोल दीजिए, निगेटिव को कम, जबकि निगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ती जाती है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। देखिए यहाँ पर सही दिया है, देखिए Mn न्यूट्रल, पॉजिटिव होगा तो साइज कम हो जाएगी, पॉजिटिव होगा तो साइज कम हो जाएगी, तो न्यूट्रल की तो ज़्यादा ही रहेगी, तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा। देखिए इसको आप उसी कॉन्सेप्ट कर सकते हो जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है इसका, तो आप इसी के अकॉर्डिंग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये होता है सेम एटम के लिए। ठीक, कि A माइनस ए प्लस, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहा, देखिए ये होता है सेम के लिए, ये होता है सेम के लिए। ठीक, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहा तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए था, तो ये आपका हो जाए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। ठीक, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5D ऑर्बिटल। देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड, देखिए अब सबसे पहले समझते हैं कि नोड कौन कौन से होते हैं। देखिए हमारे पास दो नोड्स होते हैं, एक होता है रेडियल नोड, कौन सा नोड होता है, रेडियल नोड, और एक होता है एंगुलर नोड, और एक कौन सा होता है, एंगुलर नोड। अब देखिए इन दोनों का फार्मूला क्या होता है। देखिए जो रेडियल नोड होता है उसका फार्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, और जो एंगुलर नोड होता है उसका फार्मूला होता है एल। ठीक, देखिए तो अब एक चीज़ तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होगी, अगर वो किस ऑर्बिटल के लिए बोला है, अगर वो बोला है, चलिए हम अपना देखते हैं क्या बोला है, 5D के लिए, किसके लिए बोला है, 5D के लिए, 5D के लिए। तो इधर हम निकालते हैं रेडियल, इधर निकालते हैं एंगुलर, मतलब n माइनस एल माइनस 1, इधर हो जाएगा l। D के लिए l की वैल्यू होती है 2, इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और n की वैल्यू दिया ही है 5। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 1, इधर आ गया 2। तो इधर अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो क्या वैल्यू आ जाती है, तो ये वैल्यू आ जाती है 5 माइनस 2 माइनस 1, इसके मतलब ये आ गई वैल्यू 2, और ये भी वैल्यू आ गई 2। तो अब देखिए जो टोटल नोड होगा, तो टोटल नोड में इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब टोटल का मतलब क्या होगा कि रेडियल प्लस एंगुलर, रेडियल प्लस एंगुलर, दोनों को ऐड करने पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4। चलिए तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि रेडियल नोड क्या होता है और एंगुलर नोड क्या होता है। देखिए रेडियल नोड, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर माइनस 1, और जो हमारा एंगुलर नोड होता है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि वैल्यू एल की वैल्यू किसके लिए क्या क्या होती हैं, एस पी डी एफ। देखिए एस के लिए इसकी वैल्यू होती है 0, पी के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, और डी के लिए इसकी वैल्यू होती है 2, और एफ के लिए इसकी वैल्यू होती है 3। तो यहाँ से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपसे और आगे के क्वेश्चन के साथ।